अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने फिज़िक्स का क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 लेकर हाजिर हूँ। ठीक है, तो व्हाट इज़ द चैप्टर नंबर 3? इट इज़ डायनामिक्स। डायनामिक्स के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। तो डायनामिक्स पे जाने से पहले आई वुड लाइक यू टू रिकॉल कि हमने चैप्टर नंबर 1 में ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स पढ़ी थी। ठीक है, बहुत सारी ब्रांचेस पढ़ी थी, उसमें सबसे पहली ब्रांच का क्या नाम था? इट वॉज मैकेनिक्स, इफ़ यू रिमेंबर। ठीक है ना, जो पहली ब्रांच हमने पढ़ी थी वो मैकेनिक्स पढ़ी थी। और मैकेनिक्स क्या थी? स्टडी ऑफ मोशन एंड इट्स कॉजेज एंड इट्स इफेक्ट्स। ठीक है, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन एंड इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स। ठीक है, अब हम आगे आते हैं, तो अब हम मैकेनिक्स को देखते हैं कि मैकेनिक्स हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू और क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स के 2 पार्ट्स हैं ये। अब काइनेमेटिक्स जो है ये आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है। यहाँ मैं लिखती हूँ चैप्टर नंबर 2 वॉज काइनेमेटिक्स एंड यू आर इन चैप्टर नंबर 3 एंड दैट इज डायनामिक्स। यानी कि ये दोनों ब्रांचेस जो हैं, सब ब्रांचेस हैं ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स मैकेनिक्स की। ठीक है, तो किस तरह से सब ब्रांचेस हैं कि मैकेनिक्स में जब आप मोशन और कॉजेज और इफेक्ट्स सब कुछ पढ़ते हैं, उसमें से जब आप सिर्फ मोशन पढ़ते हैं एंड यू डू नॉट स्टडी इट्स कॉजेज without discussing its causes, then that branch of physics is called as kinematics. ठीक है, and when you study about the motion and its causes and effects, then it forms the डायनामिक्स ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। ठीक है, तो इसमें से काइनेमेटिक्स को आप पढ़ चुके हैं और डायनामिक्स को यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर नाउ। ठीक है, अब इसमें भी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन आपको मोटे मोटे लफ्ज़ों में बताने के लिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लूँगी कि काइनेमेटिक्स में मोशन विदाउट डिस्कसिंग इट कॉजेज क्या चीज़ है। अब देखें चैप्टर 2 में जब आपने मोशन को पढ़ा, ठीक है, तो वहाँ पर आपने क्या पढ़े थे? इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े थे। ठीक है, आपने वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ऑल दीज क्वांटिटीज़ यू स्टडीड देयर। अब वेलोसिटी वहाँ पे आपने पढ़ी कि इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल वेलोसिटी ये है, एक्सेलरेशन ये है। ठीक है, ये सब कुछ आपने पढ़ा, कैलकुलेट किया, सब कुछ इन द चैप्टर नंबर 2। दैट वाज द मोशन, समटाइम्स इंक्रीजिंग, समटाइम डिक्रीजिंग, समटाइम हैविंग डिफरेंट डायरेक्शन। लेकिन वो डायरेक्शन क्यों चेंज हो रहा था? समटाइम्स हैविंग डिफरेंट डायरेक्शन, यानी डिफरेंट डायरेक्शन क्यों हुआ? स्पीड इन वेलोसिटी क्यों हुई? इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी से वो फाइनल वेलोसिटी कैसे, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कैसे हो गई, या एक्सेलरेशन जो है वो कैसे आया, या नेगेटिव एक्सेलरेशन कैसे हुआ बॉडी में, यानी कि इंक्रीजिंग वेलोसिटी कैसे हो गई, डायरेक्शन कैसे बदल गया। तो ये सारी चीज़ ये कैसे हुआ, आपने किस चैप्टर में पढ़ना है? डायनामिक्स में पढ़ना है। और वो हैं उसके कॉजेज़, मोशन के कॉजेज़। मोशन जो है वो उसके कॉजेज़ कि किस वजह से ये मोशन पॉसिबल हो पाया। ठीक है, यानी कि ये जो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल हो गई, यानी कि कुछ अगर 5 मीटर पर सेकंड से चल रही थी तो 15 हो गई, या 100 हो गई, या 100 से चल रही थी तो 0 क्यों हो गई, लाइक दैट। तो कॉजेज़ के बारे में हमने पढ़ना है कि ये कैसे मोशन में चेंजेस आ जाते हैं। किस में हम पढ़ेंगे? इन द डायनामिक्स ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, एंड मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर एंड along with the causes you are going to study its effects as well। ठीक है, इफ़ेक्ट्स भी पढ़ेंगे कि वो जो causes जिनकी वजह से मोशन चेंज हो पा रहा है और या मोशन हो रहा है किसी बॉडी में, जो भी टाइप का मोशन हो रहा है, तो उसके इफ़ेक्ट्स भी क्या हैं, उन कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स के बारे में आपने इस चैप्टर में पढ़ना है डायनामिक्स में। ठीक है, अब यू सी इन दिस चैप्टर यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फोर्स, इनर्शिया, मोमेंटम। ठीक है, these are the things you are going to study which would be related to the causes of motion। उसके बाद इस चैप्टर में है न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन, उनको भी पढ़ेंगे हम। फिर हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फ्रिक्शन इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स। ठीक है, और फिर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को भी पढ़ेंगे। ठीक है, एंड मैनी अदर थिंग्स विच आर रिलेटेड टू ऑल दीज मेन टॉपिक्स। ठीक है, यहाँ जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाते हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं फोर्स से। ओके, जब हम फोर्स को जब हम कॉजेज़ ऑफ मोशन को पढ़ रहे हैं तो हमारे सामने क्या है? फोर्स है। ठीक है, अच्छा, अब फोर्स
जो है वो कॉज है। अब फोर्स है क्या? फोर्स इज़ एन एंटिटी विच एक्चुअली stops a body or tends to stop a body, or it moves a body or tends to move a body, or it changes the direction of the body। यानी कि फोर्स जो है वो क्या करता है? एक चलती हुई बॉडी को रोक देता है, एक रुकी हुई बॉडी को चला देता है, ठीक है, और किसी भी बॉडी जो मूव कर रही है उसकी डायरेक्शन भी बदल देता है। ऐसी किसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। और साथ ही फोर्स की एक और क्वालिटी है, वो क्या है कि इट एक्चुअली चेंजेस द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी ऑल्सो, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको फोर्स के इतने बड़े बड़े काम सारे समझ आ गए होंगे। सबसे पहला काम क्या है कि इट स्टॉप्स और एंड टेंड्स टू स्टॉप द बॉडी। दूसरा काम क्या करता है फोर्स? इट मूव्स एंड टेंड्स टू मूव अ बॉडी, ठीक है। तीसरा काम क्या करता है? इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। और 1 2 3 एंड द फोर्थ वर्क इज ये क्या करता है? इट चेंजेस द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब इसमें से यू सी, जब मैंने यहाँ एक बात लिखी, स्टॉप्स तो आपको समझ आ गई होगी, लेकिन टेंड्स टू स्टॉप क्या होता है? या मूव्स तो मूव्स तो समझ आ गई, मूव और टेंड्स टू मूव क्या होता है? टेंड्स टू मूव ये होता है, देखिए हम किसी बॉडी को, जैसे ये पेन है, ये अपनी जगह पर रेस्ट पर है, ठीक है। अब ये अगर इसको मैंने मूव कराना है तो आई विल हैव टू अप्लाई सम फोर्स ऑन इट। इसके ऊपर मुझे कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। मैंने इतना फोर्स लगा दिया कि ये मूव कर गया, ठीक है। लेकिन टेंड्स टू मूव क्या है कि मैं इस पर इतना फोर्स लगाऊं कि मतलब लगा रही हूँ फोर्स, लेकिन इट इज़ नॉट मूविंग एट ऑल, यानी मेरा फोर्स जो लगा रही हूँ वो कम है इसको मूव कराने के लिए, लेकिन मैं फोर्स लगा तो रही हूँ ना, तो ये भी तो फोर्स ही है जो लग रहा है, लेकिन इट इज़ नॉट एबल टू मूव द बॉडी बट इट इज़ बीइंग अप्लाइड, ठीक है। इसको कहते हैं, यानी कि बॉडी जो है मूव करने वाली हो फोर्स लगाते हुए, ठीक है, तो उस वक्त हम कहते हैं कि इट टेंड्स टू मूव। या कोई चलती हुई बॉडी आ रही है और मैं उसको स्टॉप कर रही हूँ, ठीक है, एक फोर्स है कि मैंने इतना सफिशिएंट फोर्स लगाया कि वो रुक गई, ठीक है, दैट इज़ फोर्स, ठीक है, विच स्टॉप्स। लेकिन अगर एक चलती हुई बॉडी आ रही है और मैं एक इनसफिशिएंट फोर्स लगा रही हूँ जो इतना नहीं है कि वो बॉडी को रोक सके, लेकिन मैं अपनी तरफ से फोर्स तो लगा रही हूँ ना, तो दैट इज़ द फोर्स विच टेंड्स टू स्टॉप द बॉडी। इसलिए हम यहाँ पर फोर्स की डेफिनेशन में ये छोटी छोटी चीज़ें भी लिखेंगे। तो ये पूरी कंप्लीट डेफिनेशन, अगर ये 4 बातें आपको याद हो जाती हैं तो इट विल फॉर्म द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो आई होप, अच्छा, इसमें चेंजेस द शेप एंड साइज़ क्या चीज़ है? चेंजेस द शेप एंड साइजेस, जैसे आप कोई एप्पल ले लें, ठीक है, एप्पल को आपने कट किया विद द हेल्प ऑफ नाइफ, तो कैसे कट किया? यू अप्लाइड अ फोर्स देयर। अब एक एप्पल है, इट हैज़ दिस शेप सपोज, ठीक है ना, ये एप्पल है, इसका ये शेप है। जब इसको हाफ कर दिया आपने तो अब ये एप्पल का शेप कुछ इस तरह से और दूसरी तरफ से कुछ इस तरह से हो गया। तो एक तो उसका साइज़ भी शॉर्ट हो गया, यानी कि एक बड़ा एप्पल जो है वो छोटे छोटे 2 टुकड़ों में बदल गया, और साथ ही उसका शेप भी बदल गया इस शेप के मुकाबले में। तो ये किसने किया? आपने जब फोर्स अप्लाई किया ऑन द नाइफ एंड नाइफ अप्लाइड द फोर्स ऑन द एप्पल, देन दिस हैपेंड, ठीक है। तो हम इस चीज़ को फिर कहेंगे कि ये सब कुछ कौन कर रहा है? फोर्स कर रहा है। तो नाउ आई थिंक यू अंडरस्टैंड कम्प्लीटली अबाउट फोर्स, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है जो आप फोर्स की याद कर लीजिएगा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये आपको बोर्ड में क्लियर हर चीज़ नज़र आ जाए, ठीक है। अच्छा, नाउ वी कम टू अनदर क्वांटिटी विच वी कॉल एज इनर्शिया। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे? इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे। अब इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। ये एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। और कैसी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी यानी कि क्या? प्रॉपर्टी यानी कि खासियत। किसी भी बॉडी की खासियत है कि इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि अगर बॉडी रुकी हुई हालत में है, स्टेशनरी हालत में है, तो ये उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी खासियत है कि वो रुकी ही रहना चाहेगी। देखिए ना, जब तक कि मैं इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाऊं, इट विल नॉट चेंज इट्स पोजीशन और इट विल नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। देखिए ना, मैं इसको फोर्स लगाऊंगी तो ये मूव करेगी, वरना इसके अंदर ये खासियत है कि ये रुकी है तो रुकी ही रहेगी।
और अगर कोई बॉडी चलती हुई है, जैसे ये रोल कर रही है, तो ये रोल करती ही रहेगी, ये इसकी प्रॉपर्टी खासियत है कि ये रोल ही करते रहना चाहेगी। इट विल रेजिस्ट, ये रोकेगी कि कोई इसको मतलब इट विल नॉट लाइक कि इसको कोई रोके, क्योंकि ये चलते रहना पसंद करेगी। तो आप यहाँ तो दैट इज़ द प्रॉपर्टी वी कॉल एज इनर्शिया। तो इनर्शिया हम क्या कह रहे हैं? इट इज़ द बेसिकली property property of a body which resists any change in its state of rest or of motion। ठीक है, दैट इज़ इनर्शिया। अब आप ये कहेंगे कि भाई रुकी हुई बॉडी का तो समझ में आता है कि वो रुकी ही रहती है जब तक कि आप उसके ऊपर फोर्स एक्सटर्नली बाहर से कोई अलहदा से कोई फोर्स ना लगाएं, ठीक है ना। वो मैंने अभी आपको दिखाया कि ये पेन अगर मेरे हाथ में रुका हुआ है तो ये रुका हुआ है, इसके अंदर ये खासियत नज़र आ रही है। लेकिन चलती हुई बॉडी तो हमने हमेशा रुकती हुई देखी है, ठीक है, दैट्स फाइन। रुक कैसे गई है? उसमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है। जैसे कि ये अगर रोल मैंने किया, मैंने फोर्स लगाया तो रोल हो गई और उसके बाद रुक गई। तो क्यों रुकी? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज़ ऑल्सो फोर्स। नाम आपने सुना होगा, अभी डिटेल नहीं पढ़ी है, ठीक है, हम डिटेल फ्रिक्शन के बारे में आगे जाके पढ़ेंगे। तो वी सी दैट कि फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस, फ्रिक्शन हमेशा तब होती है जब दो बॉडी आपस में स्लाइड करती हैं या आपस में टच कर रही होती हैं, कॉन्टैक्ट में होती हैं। तो ये पेन की सरफेस और मेरे हाथ की सरफेस जब कॉन्टैक्ट में आई है तो रोल करते हुए इनके आपस में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है जो बॉडी के मोशन से अपोजिट एक्ट कर रहा होता है और उसको पीछे खींच रहा होता है। तो इस तरह ये जो फ्रिक्शन है ये मोशन ऑफ द बॉडी को रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। तो कोई भी चलती हुई बॉडी जो है ना ऑन अर्थ हमेशा रोक इसलिए जाती है कि उस पर किसी न किसी तरह का फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता है जो हमें नज़र नहीं आ रहा होता। हवा में जैसे हम जैसे ये कोई कैलेंडर है या कोई सस्पेंडेड बॉडी है, उसको हम थोड़ा सा छेड़ें तो वो थोड़ी देर वाइब्रेट करेगी और उसके बाद इट विल कम टू अ हॉल्ट। तो यहाँ पे भी वो स्टॉप हो रही है, आप कहेंगे इधर भी स्टॉप हो जाती है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये इसी वजह से हो रहा होता है कि इस वक्त यहाँ पे भी फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, लेकिन हवा की। बॉडी इधर जाती है तो हवा की फ्रिक्शनल फोर्स उसको पीछे खींचती है, इधर जाती है तो इधर खींचती है, ठीक है। इस तरह से मोशन ऑफ द बॉडी कम्स टू स्टॉप हियर। तो वी सी दैट कि ये जो इनर्शिया है, नाउ वी फुली अंडरस्टैंड कि इनर्शिया जो है ये प्रॉपर्टी की खासियत सॉरी इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इनर्शिया है इट डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन द, और या फिर कह लें कि इट इज़ अ मेजर ऑफ mass of the body, it is a measure of mass of the body, ठीक है। अब ये कैसे? और मेजर ऑफ मास ऑफ द बॉडी का मतलब है कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा, ठीक है, या जितना कम मास है तो उतना ही इनर्शिया कम होगा। ये कैसे? अब ये आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर हमारे पास कोई एक छोटा सा पत्थर है और एक बहुत बड़ी चट्टान है, तो दोनों, अब छोटा सा पत्थर जो है उसका मास कम है, एक बड़ी सी चट्टान जो है उसका मास ज़्यादा है, किसको आपको, दोनों रेस्ट पर हैं। अब दोनों को मूव कराने के लिए आपको किस पे फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा? ऑब्वियसली जो आपके पास एक बड़ी चट्टान है उसको मोशन में लाने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर ये प्रॉपर्टी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ज़्यादा है कि वो रेस्ट पे रहना चाहता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा है उसके अंदर प्रॉपर्टी, क्यों? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, और जिस बॉडी के अंदर मास कम है उसका इनर्शिया भी कम है, ठीक है। सो वी अंडरस्टैंड कि ये इनर्शिया जो है इट इज़ द मेजर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। अब इसकी कुछ एग्जांपल भी आपके बुक में दी हुई हैं, जैसे कि ये वाली इसकी डेफिनेशन को सपोर्ट करती हुई, जैसे कि एक सबसे अच्छी एग्जांपल जो है मैं चाहूँगी कि कि आप इसको अंडरस्टैंड करें कि सब कैरम बोर्ड तो सब खेलते हैं, ठीक है। उसमें कभी आपने देखा हो कि जो उसकी गोटियाँ हैं हम कैसे उसको स्टैक करते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ठीक है, इस तरह से रख लेते हैं। वो 2 कलर्स की होती है ना, ब्लैक एंड वाइट, सबने खेला होगा गर्मी की छुट्टियों में, ठीक है। अब जब हम स्ट्राइकर से सबसे नीचे वाली को स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइकर होता है ना, उससे हम स्ट्राइक करते हैं, तो क्या होता है, अगर हमने बहुत अच्छा शॉट लगाया होता है तो नीचे से एक गोटी निकल के जो है ना वो पॉट हो जाती है, ठीक है, बाकी सब वहीं की वहीं एज इट इज़ स्टैक बना रहता है। तो ये क्या हो रहा है, ये क्यों हुआ? इट इज़ बिकॉज ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया कहाँ से आ गया? इनर्शिया इस तरह से आया कि ये सारी जो कॉइन्स हैं,
गोटियाँ जो हैं हमारे पास, दे आर एट रेस्ट, ठीक है, एंड दे वांट टू बी एट रेस्ट, दैट इज़ इनर्शियल प्रॉपर्टी। अब जब आपने स्ट्राइक करके एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया इस पे, तो इस गोटी ने जो है या इस कॉइन ने जो है वो फोर्स लिया एंड इट स्टार्टेड मूविंग, ठीक है, लेकिन बाकी सब पे ये फोर्स नहीं लगा, और अगर लगा भी तो ये जो है अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहना चाह रही हैं, तो ये वैसे की वैसे ही रही हैं और ये निकल गया। तो ये भी आप ये से यू सी के ये कॉइन्स वैसे के वैसे स्टैग्ड हैं, दैट मीन्स के इनर्शिया की वजह से ये एज इट इज़ रहते हैं और इनमें कोई चेंज नहीं आता। फोर्स लगा है, अब देखिए ना, फोर्स इस पे लगा तो बाकी सब पे भी तो लगा, लेकिन वो इनर्शियल प्रॉपर्टी की वजह से दे रिमेन एट रेस्ट, ठीक है। और एक बड़ी अच्छी एग्जांपल आप नॉर्मली आप लोग करते हैं कि ग्लास में आपने एक हार्ड सा कार्डबोर्ड रखा खाली ग्लास में, और उसके ऊपर एक हैवी सा कॉइन रख दिया। अब उस कार्ड को आप जर्क से अगर निकालेंगे तो कॉइन क्या होगा, वहीं नीचे गिर जाएगा अंदर, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इनर्शिया। कैसे कि कॉइन इज़ रेस्टिंग ऑन द कार्ड, ठीक है। ये कॉइन जो है, जैसे ये कॉइन है, ये कार्ड है, और कार्ड हैज़ बिन प्लेस्ड ऑन द ग्लास। ये मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ, ये ग्लास है लाइक दिस, ये मैंने कार्डबोर्ड रख दिया और यहाँ कॉइन है इसके ऊपर, ठीक है। जैसे ही आपने कार्डबोर्ड को फ्लिक किया हॉरिजॉन्टली, कॉइन फेल डाउन इनटू द ग्लास। क्यों? क्योंकि कॉइन जो है वो एट रेस्ट था, ये तो फ्लिक कर गया एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, लेकिन कॉइन रिमेन्ड एट रेस्ट बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शियल प्रॉपर्टी एंड इट फेल डाउन। तो दैट इज़ ऑल्सो प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया विच इज़ एक्चुअली बीइंग एग्जिबिटेड हियर, ठीक है। आई होप कि ये यहाँ पर आपको फोर्स और इनर्शिया के बारे में इस वीडियो में आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो ज़रूर पूछें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द अदर आर्टिकल्स इंशाल्लाह। और तब तक के लिए बच्चों, आप लोग खुश रहें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।